नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम 26 सितंबर 2025 की कुछ अहम खबरों पर आज गहरी नजर डालेंगे। ये जानकारी हमें ट्रिकी मैथ्स एंड जीके के स्रोतों से मिली है। बिल्कुल, और हमारा इरादा है कि इन खबरों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उनके पीछे के मायने समझें, उनके कनेक्शंस, उनका महत्व, ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। हाँ, क्योंकि आज का एजेंडा भी काफी दिलचस्प लग रहा है। जी, सुरक्षा बलों में बड़े बदलाव हैं, जगहों के नाम बदल रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत का नवीनीकरण हो रहा है। और हाँ, रक्षा तकनीक में भी कुछ बड़ी एडवांसमेंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहली खबर सुरक्षा बलों से ही जुड़ी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जी मतलब CISF, जी उसके नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन। ये AGMUT कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। जी हाँ, और ये नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने की है। अच्छा, ACC। हाँ, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कार्मिक मंत्रालय के जरिए फिर आदेश जारी होता है। ये भारत में वरिष्ठ सरकारी पदों पर नियुक्ति की एक स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है। और ये AGMUT का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर। समझ गया। तो प्रवीर रंजन जी ये RS भट्टी की जगह ले रहे हैं। जी, जो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को। हाँ, 30 को। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी ध्यान खींच रही है, इनका कार्यकाल, हाँ, वो इनके रिटायरमेंट की तारीख यानी 31 जुलाई 2029 तक तय किया गया है। ये तो करीब 4 साल हो गए। हाँ, ये काफी लंबा कार्यकाल माना जाएगा ऐसे पदों के लिए। तो इसका कोई खास मतलब है स्थिरता के लिए या कुछ और? शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि रंजन जी नियुक्ति से ठीक पहले CISF में ही स्पेशल DG थे। अच्छा, पहले से ही CISF में थे। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बल की जो बारीकियां हैं, उसकी चुनौतियां हैं, जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और मजबूत करना और भविष्य की जरूरतें क्या हैं, इनसे वो पहले से वाकिफ हैं। हाँ, ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये फैसला एक तरह से कह सकते हैं कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता और अंदरूनी अनुभव को प्राथमिकता देने जैसा लगता है। और CISF का स्केल भी तो बहुत बड़ा है, करीब 2.2 लाख जवान। जी हाँ, और देश के 369 सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, संसद भवन, हवाई अड्डे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, स्पेस सेंटर सब इसी में आते हैं ना? बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही कहा। और देखिए, इसी आदेश में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। हाँ। प्रवीण कुमार, ये भी उसी 1993 IPS बैच के हैं। उन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया DG बनाया गया है। ये भी एक बहुत संवेदनशील पद है। अच्छा, तो दो अहम बलों में एक साथ बदलाव, CISF और ITBP। कई बार लोग इनकी भूमिकाओं में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब काम तो अलग है, पर रणनीतिक तौर पर क्या फर्क है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ITBP जो है वो एक तरह से विशुद्ध बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। उसका मुख्य काम भारत की बहुत कठिन, बहुत चुनौतीपूर्ण चीन सीमा की निगरानी और सुरक्षा करना है। हाँ, वो तो पता है। तो उनका फोकस बाहरी खतरों पर, सीमा प्रबंधन पर। दूसरी तरफ CISF का दायरा देश के अंदर है। अंदरूनी सुरक्षा? बिल्कुल, हमारे औद्योगिक, आर्थिक, रणनीतिक महत्व के ठिकाने, उनकी सुरक्षा। यूं समझिए, ITBP बाहरी घेरा देखती है, CISF अंदरूनी मजबूती पक्की करती है। अच्छा, ये अच्छी तरह समझाया आपने। और ये भी हो सकता है कि एक ही बैच के अधिकारियों की इन दोनों अहम बलों में लगभग एक साथ नियुक्ति शायद सुरक्षा तंत्र में किसी समन्वित बदलाव का संकेत हो। ये दिलचस्प पॉइंट है। चलिए, सुरक्षा बलों में इन बदलावों के साथ देश में पहचान और विरासत से जुड़े भी कुछ कदम उठ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम, हाँ, वो अब आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर हो गया है। अहिल्यानगर। जी, ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन में आता है। एक छोटी सी मतलब तकनीकी जानकारी ये है कि जो स्टेशन कोड होता है ना टिकटिंग वगैरह के लिए, ANG, हाँ, ANG कोड, वो वही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन ये नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? सिर्फ घोषणा तो नहीं होती होगी? नहीं, प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार पहले प्रस्ताव भेजती है, फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA वो अलग अलग विभागों से नो ऑब्जेक्शन लेता है, फिर मंजूरी देता है। अच्छा। उसके बाद रेल मंत्रालय और क्रिस जो रेलवे का इंफॉर्मेशन सिस्टम संभालता है, हाँ, क्रिस, वो इसे अपने सिस्टम में और जमीन पर मतलब स्टेशन पर लागू करते हैं।
महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल रेलवे दोनों ने पुष्टि कर दी है। और ये नाम क्यों बदला गया, इसका क्या महत्व है? आजकल ये काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, ये सवाल अहम है। इस मामले में ये नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में है। मराठा साम्राज्य की महान शासिका थी वो, अपने सुशासन परोपकार के लिए जानी जाती हैं। हाँ, इतिहास में पढ़ा है। तो व्यापक स्तर पर देखें तो ऐसे नाम परिवर्तन अक्सर ऐतिहासिक सुधार के तौर पर देखे जाते हैं, या सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए, या किसी खास विरासत को सम्मान देने का एक तरीका होता है। ये स्थानीय या राष्ट्रीय गौरव को भी दर्शाता है। और ऐसे उदाहरण हाल में दिखे भी हैं, है ना? जैसे भोपाल का हबीबगंज स्टेशन, बिल्कुल, रानी कमलापति स्टेशन हो गए, और झांसी स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कई स्टेशनों के नाम बदलने के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय से एनओसी मिली है। अच्छा, एक और बात, जो नई नाम पट्टिकाएं लगेंगी, टाइम टेबल वगैरह, वो 3 भाषाओं में होंगी। जी हाँ, स्थानीय भाषा यानी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। ये रेलवे वर्क्स मैनुअल के अनुसार है। त्रिभाषा सूत्र का पालन होता है। ठीक है, ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बदलावों के साथ स्थापित नियमों का भी पालन होता है। पहचान और विरासत की बात चल ही रही है, तो एक और अहम खबर है त्रिपुरा से। हाँ, त्रिपुरा। वहाँ गोमती जिले के उदयपुर में 524 साल पुराना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। जी, माता बाड़ी भी कहते हैं उसे। 51 शक्ति पीठों में से एक है। उसके नए पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन हुआ है। हाँ, और इसका उद्घाटन भी बहुत खास मौके पर हुआ, नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर 2025 को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये टाइमिंग और उद्घाटनकर्ता दोनों ही इस प्रोजेक्ट के धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व को दिखाते हैं। ये जो पूरा रिनोवेशन हुआ है, ये किस योजना के तहत हुआ? क्या ये सिर्फ राज्य सरकार का प्रोजेक्ट था? नहीं, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना? हाँ, PRSASD। इसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, मतलब तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। अच्छा, नाम से ही साफ है। जी, इसका मकसद ही है देश के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, वहाँ सुविधाओं का विकास करना, सौंदर्यीकरण करना। हालांकि त्रिपुरा सरकार ने भी इसमें पैसा लगाया है और कार्यान्वयन में सहयोग किया है। तो ये केंद्र राज्य सहयोग का उदाहरण हुआ? बिल्कुल, और इसका लक्ष्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। कुल लागत करीब 52 से 54 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को सहेजने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। सही कहा। चलिए अब दिशा बदलते हैं, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी की तरफ चलते हैं। इजराइल ने अपनी नई मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। ये नाम सुनते ही आयरन डोम की याद आ जाती है। बिल्कुल, और ये उसी रक्षा कवच का कह सकते हैं एक नया और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। आयरन बीम असल में एक हाई एनर्जी लेजर है, HEL, उच्च ऊर्जा लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली। लेजर आधारित? तो ये काम कैसे करती है? इसका काम है कम दूरी से जो खतरे आते हैं, जैसे रॉकेट, मोटार, छोटे ड्रोन या नीचे उड़ने वाले लक्ष्य, उनको लेजर बीम से हवा में ही जलाकर नष्ट कर देना। जलाकर नष्ट कर देना, ये तो बिल्कुल अलग तकनीक है। जी हाँ। ये परीक्षण किसने और कहाँ किया? और क्या ये सिर्फ एक टेस्ट था या इससे कुछ ज्यादा? नहीं, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये ऑपरेशनल क्षमता साबित करने वाला परीक्षण था। इसे इजराइल के रक्षा मंत्रालय, उनके रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय यानी DDR&D, हाँ, इजरायली वायुसेना IAF और रक्षा कंपनी रफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, इन सब ने मिलकर दक्षिणी इजराइल में कई हफ्तों तक चलाया। रफाइल, ये नाम भी सुना है। जी, और स्रोत बताते हैं कि फाइनल माइलस्टोन परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इसका ऑपरेशनल मतलब ये है कि सिस्टम को इसी साल, मतलब 2025 के अंत तक इजरायली रक्षा बलों IDF को सौंपने की तैयारी है। इसी साल के अंत तक? मतलब ये अब इस्तेमाल के लिए तैयार है? हाँ, लगभग। और सबसे अहम बात यह है कि इसे अकेले तैनात नहीं किया जाएगा। इसे इजराइल का जो मौजूदा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है ना, हाँ, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है। बिल्कुल, छोटी दूरी के लिए आयरन डोम, मध्यम के लिए डेविड स्लिंग, लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एरो। ये आयरन बीम उसी नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये उस रक्षा शील्ड में एक और परत जोड़ेगा
और शायद सबसे अनोखी परत। अनोखी परत क्यों? पारंपरिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम जैसे आयरन डोम वो तो काफी प्रभावी माने जाते हैं, तो फिर इस लेजर सिस्टम आयरन बीम की खास बात क्या है? ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है? हाँ, ये गेम चेंजर हो सकता है और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं जो इसे पारंपरिक मिसाइलों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। पहला, लागत, कॉस्ट। लागत कैसे? देखिए, आयरन डोम जैसी मिसाइलों से एक रॉकेट को गिराने में हजारों या लाखों डॉलर का खर्च आता है। हाँ, ये तो सुना है, इंटरसेप्टर मिसाइलें महंगी होती हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, दुश्मन अगर सस्ते रॉकेटों की बौछार कर दे तो ये आर्थिक रूप से बहुत महंगा पड़ता है बचाव करना। आयरन बीम से एक शॉट फायर करने की लागत, स्रोत बताते हैं, सिर्फ कुछ डॉलर के बराबर बिजली का खर्च। क्या? सिर्फ कुछ डॉलर? ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ, ये लागत का अंतर जमीन आसमान का है। और दूसरा कारण है गति और सटीकता। गति? लेजर बीम प्रकाश की गति से चलती है, मतलब लगभग तुरंत लक्ष्य तक पहुंचती है और ये बेहद सटीक होती है। तो इसका मतलब है कि जब दुश्मन सैचुरेशन अटैक करता है, मतलब एक साथ बहुत सारे रॉकेट या ड्रोन दागता है, हाँ, ताकि डिफेंस सिस्टम चरमरा जाए, तब आयरन बीम जैसा सस्ता और तेज सिस्टम उन हमलों को नाकाम करने का एक ज्यादा प्रभावी तरीका बन सकता है। बिल्कुल, एक बेहद प्रभावी और किफायती तरीका। ये तो वाकई क्रांतिकारी लगता है। इसका विकास कब से चल रहा था? क्या ये अचानक से आ गया? नहीं, अचानक नहीं। इसे पहली बार 2014 में सिंगापुर एयर शो में दुनिया के सामने रखा गया था। 2014 में? मतलब करीब 10 साल से इस पर काम चल रहा है। जी हाँ, तब से लगातार काम चल रहा था। 2024 में, जैसा स्रोत बताते हैं, इसके एक सीमित कम शक्ति वाले वर्जन का शायद ऑपरेशनल टेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल भी हुआ था और अब 2025 में ये फुल पावर ऑपरेशनल वर्जन तैयार है। और क्या दुनिया के दूसरे देश भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं? देखिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मतलब लेजर हथियारों पर अमेरिका, चीन, रूस, यूके, जर्मनी जैसे कई देश सालों से रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इजराइल पहला देश बन गया है जिसने एक पूरी तरह ऑपरेशनल हाई पावर लेजर इंटरसेप्टर सिस्टम को तैनात करने की आधिकारिक घोषणा की है। अच्छा, मतलब ऑपरेशनल तैनाती की घोषणा करने वाला पहला देश। जी हाँ, ये रक्षा तकनीक में वाकई एक मील का पत्थर है। इजराइल की इस तकनीकी छलांग के बीच भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है और खासकर स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसी कड़ी में नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकेडमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी हुई, टीसैट्स। ये क्या है? टीसैट्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई सर्विस एकेडमिक टेक्नोलॉजी सिंपोजियम। ये हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को देश के एकेडमिक जगत यानी यूनिवर्सिटीज, IITs और दूसरे रिसर्च संस्थानों के साथ जोड़ने वाला एक साझा मंच है। साझा मंच? जी, इसका मकसद है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। ये संगोष्ठी अभी क्यों और इसका उद्देश्य क्या है? क्या सेनाएं और एकेडमिक संस्थान पहले साथ काम नहीं करते थे? ये संगोष्ठी 22 और 30 सितंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुई और इसका उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने किया। CDS ने किया? जी, CDS का इसे इनॉग्रेट करना ही इसके त्रिसेवा महत्व और इंटीग्रेशन पर जोर देता है। जहाँ तक उद्देश्य की बात है तो हाँ, सेनाएं और एकेडमिक जगत पहले भी सहयोग करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन टीसैट्स इसे एक ज्यादा संगठित, ज्यादा केंद्रीकृत रूप देने का प्रयास है। अच्छा, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से। बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य है सेनाओं की जो भविष्य की तकनीकी जरूरतें हैं और एकेडमिक संस्थानों की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमताएं हैं, उनके बीच एक सीधा और मजबूत पुल बनाना। इससे क्या फायदा होगा? इससे दो मुख्य चीजें हासिल होंगी। पहला, जो महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकें हैं उनका स्वदेशी विकास तेज होगा, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आत्मनिर्भरता। और दूसरा, जो तकनीक विकसित हो वो जल्दी से लैब से निकलकर फील्ड तक पहुंचे, मतलब सेनाएं उसे तेजी से अपना सकें। इसमें भागीदारी कैसी रही? क्या ये सिर्फ कुछ बड़े संस्थानों तक ही सीमित था? नहीं, ऐसा नहीं था। भागीदारी काफी व्यापक थी। स्रोत बताते हैं कि 200 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान, 200 से ज्यादा? जी, और 50 से ज्यादा R&D निकायों के डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स
और छात्र इसमें शामिल हुए। ये दिखाता है कि कोशिश पूरे देश के टैलेंट पूल को रक्षा नवाचार से जोड़ने की है। और इस संगोष्ठी में सिर्फ बातचीत हुई या कुछ ठोस नतीजे भी निकले, प्रदर्शनी वगैरह? नहीं, सिर्फ बातचीत नहीं, कुछ चुनी हुई अकादमिक परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी जिनका सेनाओं के लिए सीधा उपयोग हो सकता है। विशेषज्ञों ने इन प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन भी किया। मूल्यांकन भी हुआ? जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में ऐसे सहयोग को जारी रखने और सफल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा भी तय की गई। इसकी जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो PIB पर भी जारी की गई है, जो इसकी गंभीरता दिखाता है। तो ये एक ठोस शुरुआत लगती है। भारत में रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स जैसी पहलें तो पहले से चल रही हैं। हाँ, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, वो स्टार्टअप्स और MSMEs पर फोकस करती है। तो ये TSATs उनसे कैसे अलग है या उनका पूरक है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, आईडेक्स मुख्य रूप से स्टार्टअप्स, MSMEs और व्यक्तिगत इनोवेटर्स को रक्षा क्षेत्र से जोड़ता है। DRDO भी अकादमिक संस्थानों के साथ प्रोजेक्ट्स करता है। TSATs इनसे अलग इस मायने में है कि ये विशेष रूप से तीनों सेनाओं का एक संयुक्त मंच है। तीनों सेनाओं का संयुक्त मंच? हाँ, जो सीधे तौर पर व्यापक अकादमिक जगत, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ता है। ये एक तरह से टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच को मिलाने की कोशिश है। सेनाएं अपनी ज़रूरतें सीधे रिसर्चर्स के सामने रखती हैं और अकादमिक जगत अपने नए आइडियाज़ पेश करता है। ये ज़्यादा एकीकृत, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण लगता है। समझ गया। तो आज हमने कई अहम पड़ावों पर नजर डाली। CISF और ITBP में नई लीडरशिप, अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का नवीनीकरण। हाँ, और इजराइल की वो गेम चेंजिंग लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। और भारत में रक्षा तकनीक के स्वदेशीकरण को गति देने वाली ये नई पहल TSATs। जी हाँ, और अगर इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो कुछ सूत्र, कुछ कॉमन थीम्स साफ नजर आते हैं। पहला, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण पर जोर, चाहे वो सुरक्षा बलों का नेतृत्व हो या धार्मिक स्थलों का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रक्षा तकनीक। हाँ, मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रणनीतिक सोच, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, भविष्य के युद्धों की तैयारी। तीसरा, तकनीक को अपनाने पर और खासकर स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर बढ़ता फोकस, जैसे आयरन बीम और TSATs दोनों दिखाते हैं। बिल्कुल। और चौथा, अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को सहेजने और सम्मान देने का प्रयास, जैसा कि नाम बदलने और मंदिर पुनर्विकास में दिखता है। ये सब मिलकर एक ऐसे तस्वीर बनाते हैं जहां भारत और दुनिया दोनों ही भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी तरह से आपने इसे समेटा। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। TSATs अकादमिक जगत और सेनाओं को रक्षा नवाचार के लिए एक साथ ला रहा है। क्या इसी तर्ज पर जो नागरिक जीवन में, सिविलियन लाइफ में इनोवेशन हो रहे हैं, AI में, मटेरियल साइंस में, बायोटेक में, हाँ, बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो क्या उन नवाचारों और हमारी रक्षा जरूरतों के बीच तालमेल बिठाने के और बेहतर और रचनात्मक तरीके खोजे जा सकते हैं? कैसे इन दो दुनियाओं के बीच ज्ञान और तकनीक का प्रवाह और आसान बनाया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियां और उनके गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।